नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके खंड और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने आईआईटी कानपुर में दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित है और ये भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। सरकार ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनूपिराविर के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 142 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.40% हुई। देश में अब तक 653 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। भारत 10 वर्ष बाद अगले साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। और ओडिशा में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी को गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर है डॉक्टर त्रिस्ताव डी ब्रिगांजा कुन्हा। वो साम्राज्यवाद विरोधी लीग के सदस्य थे। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। हमारे भाग्यशाली विजेता हैं छत्तीसगढ़ धमतरी के डॉक्टर एनपी गुप्ता। मेरा नाम डॉक्टर एनपी गुप्ता है। मैं धमतरी छत्तीसगढ़ निवासी हूँ। हमारे देश का यह रेडियो प्रसारण आज भी निष्पक्ष समाचार, समयानुकूल जानकारियाँ, ज्ञान व मनोरंजन का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में अमृत महोत्सव के सारे कार्यक्रम अनूठे व प्रेरणास्पद हैं। मुझे क्विज में चुने जाने पर प्रसन्नता हो रही है। देश की जनता से मेरा यही साग्रह निवेदन है कि सर्व उपयोगी राष्ट्रीय प्रसारण से सदैव जुड़े रहें। आप समयानुकूल स्वयं को अपडेट होता पाएंगे। और अब अमृत महोत्सव प्रतियोगिता का 40वां प्रश्न। किस भारतीय स्वाधीनता सेनानी ने वर्ष 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वाइली की हत्या की थी? इस निर्भीक स्वाधीनता सेनानी में बलिदान की भावना इतनी प्रबल थी कि मृत्युदंड सुनाए जाने पर उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amrit mahotsav quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों और युवाओं से अपील की है कि वे आत्मनिर्भर भारत के अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहें।
जिनसे देश के समक्ष कई समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विद्यार्थियों और IIT की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है और सरकार उनकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार है। आपने IIT कानपुर में जो अर्जित किया, जो विचार समृद्ध हुए, वो एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है, फोर्स है, जिसकी शक्ति से आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ नया करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। आपकी आज की ट्रेनिंग, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान निश्चित तौर पर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मजबूती से जगह बनाने में बहुत मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उनकी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं और IIT के विद्यार्थी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन के भावनात्मक पहलुओं को नजरअंदाज न करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित है और ये भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित तकनीक के माध्यम से आधारित ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का उन्होंने शुभारंभ किया। इस अवसर पर 1723 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई और 80 पुरस्कार तथा पदक दिए गए। इन डिजिटल डिग्रियों का वैश्विक सत्यापन किया जा सकता है और ये फर्जी नहीं बनाई जा सकती। प्रधानमंत्री ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके खंड का लोकार्पण किया और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। की तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है, जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। साथियों, जब संगठन के काम के लिए मेरा आपके बीच आना होता था तो खूब सुनता था, जाड़े रहो कल्टरगंज, जाड़े रहो कल्टरगंज। आजकल भी आप बोलते हैं कि नई पीढ़ी के लोग भूल गए। साथियों, आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ यूपी के अनेकों जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद अब और आसानी से सुलभ होंगे। हम दोनों प्रोजेक्ट के लिए आप सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को
बहुत बधाई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर राज्य में विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। आज लखनऊ पहुंचने पर तीनों निर्वाचन आयुक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 14 मई को समाप्त हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 142 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 72,87,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% है। देश में अब तक 653 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 167, दिल्ली में 165, केरल में 57 और तेलंगाना में 55 लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 186 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कार्बेवैक्स, कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलुनुपिरवीर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में निर्मित पहले कार्बोवैक्स टीके को आरबीडी ने विकसित किया है और ये प्रोटीन युक्त टीका है। यह हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई ने बनाई है। कोवोवैक्स टीका पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया जाएगा। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों तथा अन्य रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एहतियाती डोज के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविन पर पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू होगा। 15 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना कोविन प्लेटफॉर्म पे। 3 जनवरी से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो बच्चों के लिए जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं और जो अभी तो एक ही वैक्सीन है कोवैक्सीन, लेकिन धीरे धीरे और वैक्सीन जब अप्रूव होंगी तो वो वैक्सीन बच्चों को उपलब्ध हो सकेंगी। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए भी अगर उनका दोनों टीके लग चुके हैं और 9 महीने पूरा हो चुके हैं तब वो एलिजिबल हो जाते हैं प्रिकॉशनरी डोज के लिए। तो ये कार्यक्रम भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। आकाशवाणी से बातचीत में कोविड कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि 60 साल से ऊपर के वैसे व्यक्ति जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें एहतियाती डोज दी जाएगी।
15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगाई जाएगी। पहली वैक्सीन और दूसरी डोज के बीच में 4 हफ्ते का अंतराल रहेगा। सीनियर सिटीजन को अगर कुछ दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, उनको भी जो तीसरी डोज लगानी है वो वही वैक्सीन लगाई जाएगी जो उनको पहले लगी थी। दूसरी डोज इन बुजुर्गों में जो लगी थी और अब जो तीसरी डोज लगी है उसका अंतराल कम से कम 9 महीने होना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टर अरविंद कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके खंड और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने आईआईटी कानपुर में दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित है और ये भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। सरकार ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कार्बेवैक्स, कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनुपिरवीर के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी। और ओडिशा में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। बीते साल की खट्टी मीठी यादों को समेटकर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे प्रसारित करेगा कार्यक्रम वर्ष 2021 की एक झलक। इसे आप सुन सकते हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और अतिरिक्त मीटरों पर। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी उपलब्ध होगा। दुनिया रंग बिरंगी की ऐसी खबरें जिन्होंने आपको गुदगुदाया, हंसाया और हैरान किया। साल भर की ऐसी खट्टी मीठी यादों को अपने पिटारे से निकालकर हम फिर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सुनिएगा जरूर 31 दिसंबर सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम आज सवेरे में और शाम 4:30 बजे कार्यक्रम परिक्रमा में दुनिया रंग बिरंगी एक झलक। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। अपराजिता श्रृंखला की आज की कड़ी में महान देशभक्त और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अजीजन बाई की साहसिक गाथा प्रसारित की जाएगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। द इंडियन एसोसिएशन संगठन का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कोलकाता में 28 और 30 दिसंबर 1883 के बीच आयोजित किया गया था। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था। इंडियन एसोसिएशन के पहले सत्र की अध्यक्षता बंगाल सामाजिक सुधार आंदोलन के अनुभवी नेता रामतनु लाहिरी ने की थी। सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें स्वशासन, शिक्षा, न्यायपालिका को कार्यकारी कार्यों से अलग करना और सार्वजनिक सेवा में भारतीयों को अधिक रोजगार देना शामिल था। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। इसने सामान्य राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर भारत के लोगों की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करने की हिमायत की। दिसंबर 1886 में इंडियन एसोसिएशन ने कांग्रेस के साथ विलय का फैसला किया। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 72 प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था। ये एक राजनीतिक दल से अधिक राजनीतिक विचारधारा वाले उन व्यक्तियों की सभा थी जो सरकारी सुधारों में रुचि रखते थे। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस ने साम्राज्य के भीतर अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की। हालांकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद इसने पर्याप्त राजनीतिक सुधार और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, भाई मनमोहन तथा लाल मोहन घोष शामिल थे। 1920 के दशक में महात्मा गांधी के प्रभाव से कांग्रेस पश्चिमी शिक्षा प्राप्त अभिजात्य वर्ग के प्रभुत्व वाली एक सभा से एक जन संगठन में बदल गई, जिसने स्वाधीनता के लिए भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। यह मन का पतझड़ है, ओ भूखे वनवासी, छोड़ो निष्क्रिय आलस, छोड़ो ग्लानि उदासी। नई कोपले आने को बन के शालों में, नई कोपले कुंठित जनमन की डालों में, तुम विकास कामी परिवर्तन के अभ्यासी। ये शाश्वत मधुरित के अंतर्मुख शिशु पल्लव, शाश्वत मधुरित के अंतर्मुख शिशु पल्लव नव भावों की दीप्ति भरेंगे, नव ऋतु वैभव, नव श्री शोभा पान करेंगे आंखें प्यासे। आज हम प्रख्यात हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत को भी याद कर रहे हैं, जिनका 28 दिसंबर 1977 को निधन हुआ था। व्यापक रूप से छायावाद के तीसरे स्तंभ के रूप में विख्यात सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी कवि थे। वे प्रकृति के कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत महात्मा गांधी,
रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष से बहुत प्रभावित थे। अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता संग्रह चिदम्बरा से गांधी जी को श्रद्धांजलि में उन्होंने कहा, बापू तुमसे सुन आत्मा का तेज राशि आवाहन, हंस उठते हैं रोम हर्ष से पुलकित होते प्राण, नहीं जानता युग विवर्त में होगा कितना जन क्षय, पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय। 1960 में पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उन्हें 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तराखंड के कौसानी में उनके पैतृक निवास को संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद अगले वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद आतंकरोधी समिति गठित की गई थी। समिति को इस प्रावधान के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वर्ष की शुरुआत में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में परीक्षा को लेकर बच्चों का तनाव दूर करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण आज से 20 जनवरी तक चलेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय टीम पहली पारी में 327 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के तीसरे दिन आज भारत ने पहले दिन के स्कोर 3 विकेट पर 272 रन से आगे खेलना शुरू किया। वर्षा के कारण दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका। हरियाणा के नीतीश कुमार ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। ओडिशा में भुवनेश्वर में कल संपन्न हुई प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स फाइनल में नीतीश और उनके जोड़ीदार तरुण ने प्रमोद भगत और मनोज सरकार की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले नीतीश ने पुरुष सिंगल्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, जबकि मुंबई में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में लेह में हल्का हिमपात होने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल और अगरतला में सुबह में कोहरा छाया रहेगा। आज के समय में पूरी दुनिया में प्रदूषण ने विकराल रूप ले लिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज हम इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। आकाशवाणी ने भी अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया है। अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न आज फिर से सुन लें। किस भारतीय स्वाधीनता सेनानी ने वर्ष 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वाइली की हत्या की थी? इस निर्भीक स्वाधीनता सेनानी ने बलिदान की भावना इतनी प्रबल थी कि मृत्यु दंड सुनाए जाने पर उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके खंड और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने आईआईटी कानपुर में दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित है और ये भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। सरकार ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनूपिराविर के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 142 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.40% हुई। देश में अब तक 653 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। भारत 10 वर्ष बाद अगले साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा और ओडिशा में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक
समाप्त।